स्वागत है अर्थ प्रकाश के दर्शकों का। हम शहर के एक ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आए हैं जिससे कि ना केवल जनता के पैसे का बल्कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और घोटाले पे घोटाले जो है चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न महकमों में सामने आ रहे हैं। हाल ही में घोटाला जो सामने आया वो है चंडीगढ़ नगर निगम का, जिसमें कि पहले वो आईडीएफसी बैंक ने हरियाणा के अंदर घोटाला किया, उसके बाद ये घोटाले की जो जड़ें हैं वो अब नगर निगम चंडीगढ़ तक पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि हम जांच कर रहे हैं विभिन्न महकमों में कि कहीं आईडीएफसी का ये घोटाला जो कि हरियाणा में हुआ है, चंडीगढ़ के अंदर तो इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। और यहां पे भी नगर निगम में पता चला है कि फर्जी एफडी के जरिए ये घोटाला नगर निगम में सामने आया। दूसरी तरफ जो विभिन्न महकमे हैं उन महकमों की कार्यप्रणाली इस तरह से संदिग्ध कार्यप्रणाली है कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि पैसे को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है। हर महकमे ने सोसाइटियां बनाई हुई हैं और वो पैसा डाइवर्ट करके उन सोसाइटियों के पास जाता है, लेकिन उसका कोई भी ऑडिट नहीं हो पाता। और यही जो नुक्ता जो अधिकारियों ने पकड़ा हुआ है कि उसी पैसे से मौज मस्ती, उसी पैसे से जो है अपना विभिन्न तरह का फर्नीचर, विभिन्न तरह के लैपटॉप, विभिन्न तरह के फोन और विदेश यात्राएं की जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई लगाम नहीं लगा पाया। तो हमारे साथ आरटीआई एक्सपर्ट आर के गर्ग हैं, जिन्होंने कैग रिपोर्टों के जरिए और ऑडिट रिपोर्टों के जरिए आरटीआई में विभिन्न जानकारियां हासिल कर कई घोटालों का पर्दाफाश किया है, अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है अलग अलग महकमों की। आइए उनसे पहले तो जानते हैं कि कौन कौन से महकमों में कौन कौन से घोटाले सामने आए और ये क्यों सामने आ रहे हैं, वजह क्या है। पहली बात तो आपका अर्थ प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही मायने में अपने नाम को कर रहे हो कि अर्थ के ऊपर प्रकाश डालना है हमने। तो ये जो चीजें होते हैं होता क्या है कि जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई फ्रॉड होता है, तो उस पर्टिकुलर घटना के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लेके वही छोड़ दिया जाता है उसको। जी, हमारे साथ ऐसे पहले 3 4 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे उस घटना के ऊपर एफआईआर भी हुई, मुकदमा भी हो गया, विजिलेंस इंक्वायरी भी होगी, लेकिन वो आइसोलेटेड रह गई, जी, एक काम के ऊपर रह गई। अब ये आईडीएफसी की बात कर रहे हैं हम, तो आईडीएफसी का जो पैसा है, एफडीआर का जो 108 करोड़ या 116 करोड़ की जो बात चल रही है एमसी में, जिस एमसी के पास पैसे की कमी है अभी भी जी, उस एमसी में से भी 116 करोड़ रुपए की अगर इधर उधर बातें होती हैं तो उसके ऊपर भी एफआईआर हो गई है। लेकिन क्या है कि हम सिर्फ उस एक त्वरित काम के ऊपर रुक गए। हम ये नहीं देख रहे कि ये जो काम हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है। आज हरियाणा में हो रहा है, कल को चंडीगढ़ में हो रहा है, कल को किसी दूसरी जगह पे हो जाएगा। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से दफ्तर की कार्य प्रणाली है जो इन चीजों को उत्साहित करती है। तो वो चीज देखने के लिए मेरा ये मकसद इसका यही है कि ताकि जो ऐसी कार्य प्रणाली है उसके ऊपर एक सवाल किया जाए और प्रशासन को ये देखना चाहिए कि क्या ये सब वो कर पाएंगे। ठीक है, एक इंक्वायरी हो जाएगी, एक इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा, कोई आगे काम हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, 2 तरह का पैसा सरकार से के पास होता है। एक पैसा वो है जो हमारे बजट के जरिए, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो हमें केंद्र सरकार से बजट मिलता है। 6000 करोड़ रुपए के करीब का बजट हमें हर साल मिलता है। एक तो ये पैसा है जिसका सीएजी के पास सब कुछ हिसाब किताब होता है जी, हर एक कोई भी सैंक्शन होती है उसकी एक कॉपी सीएजी के पास जाती है, वो ऑडिट करती है। ये बात दूसरी है कि उस ऑडिट का जो स्फेयर है, कितना ऑडिट करना है, क्या ऑडिट करना है, उसके ऊपर भी सवाल कई खड़े होते हैं कि किस तरह का ऑडिट वो हो रहा है। चलो जैसा भी वो ऑडिट हो रहा है, फिर भी एक देखने वाला वहाँ पे है। यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के 3000 के करीब ऑडिट पैरा पेंडिंग है, जिनके ऊपर कार्रवाई बाकी है, जो जवाब देने हैं, जो जवाब देने हैं, ऑब्जेक्शन लगाए थे उसके जवाब देने हैं। बिल्कुल।
एक काम होता है कि ऑडिट पैरा आया, उसका ऑब्जेक्शन का जवाब दे दिया, वो खत्म हो गया। एक दूसरा पैरा होता है कि जो पैरा उसके अंदर ऑब्जेक्शन आया उसकी इंक्वायरी हो जाना चाहिए। अब छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि अब की बार पीछे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑडिट में आया है कि 34 में से 19 घोड़े शायद मरने के बाद उनके पास सिर्फ 25 या 23 घोड़े बचे थे जी। लेकिन जो उनके चारा और उनकी दवाइयां जो है वो 50 घोड़ों की उसी तरह से जाती टेंडर हो गया जी। तो इसके ऊपर ऑडिट पैरा आ गया। ठीक है, जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन वो कार्रवाई कैसे होगी? पहली बात है वो घोड़े इतने एक ही साल में कैसे मरे? मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। 14 घोड़े एक ही साल में क्यों मरे जबकि इतनी सारी देखभाल होती है? चलो, उसके बाद डेथ होने के बाद जो बचे घोड़े बचे जी, तो फिर जितने घोड़े थे उससे भी कहीं ज्यादा की दवाइयां और चारे की टेंडर क्यों इशू हुआ? ये ऐसे पॉइंट है। तो इस तरह के जो पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है, जो पैसा बिना केंद्र सरकार के बजट के यहाँ इनके पास होता है, अब वो कौन सा पैसा है? वो पैसा वो है कि यहाँ इन्होंने, मैं आपको बता दूं, कारपोरेशन, बोर्ड, फंड, सोसाइटी जी, और तमाम तरह की ऐसे अलग अलग नाम दे के उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं। मतलब विभिन्न मदें बनाई हुई हैं। विभिन्न मदें बनाई हुई हैं जी। मैं यहाँ प्रशासन से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि प्रशासन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पता करे कि किस किस डिपार्टमेंट के पास कितनी सोसाइटी, बोर्ड, फंड और इस तरह के हैं। समिति, जैसे रोगी कल्याण समिति, तो इस तरह की कितने हैं और उनके पास कितना फंड है और वो फंड किस बैंक में पड़ा हुआ है जी, और उस फंड का ऑडिट कब हुआ जी और किसने किया। 3 तरह के ऑडिट होते हैं। सीएजी का ऑडिट होता है, लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट होता है, लोकल गवर्नमेंट फंड जो है चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर है उसका ऑडिट होता है, और एक सीए के लेवल पे ऑडिट होता है। तो 3 तरह के ऑडिट होते हैं। अब उनका क्या ऑडिट हुआ, कैसे हुआ, कौन से बैंक में उन्होंने अकाउंट खोला जी, ये चीज देखने वाली है जी। तो मैं सर जानना चाहूंगा कि जो सोसाइटीज की मार्फत जो कि पैसा विभिन्न विभागों का, अलग अलग डिपार्टमेंटों ने सोसाइटीज बना रखी है और वो पैसा वहां डाइवर्ट होता है, और देखने में ऐसा आया है, आपने भी कई खुलासे करे हैं आरटीआई के जरिए अपनी, और उसमें ये देखने में आया है कि वो पैसा विभिन्न प्रकार की जो ऐश प्रस्ती की चीजें हैं, मान लो फर्नीचर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, टेलीफोन खरीद लिया, विदेश की यात्राएं कर ली अधिकारियों ने, तो इस तरह के बहुत से मामले पहले सामने आए। तो वो फंड डाइवर्ट करके किस तरह से जो है इसमें जो है हेरफेर किया जाता है? देखिए, उसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट की इनकम होती है जी, वो डिपार्टमेंट में जमा ना होके उसकी सोसाइटी में जमा हो जाती है जी। तो डिपार्टमेंट की जो कमाई है वो तो जीरो हो जाती है। डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से बजट मिल जाता है, वो बजट ग्रांट के तौर पे सोसाइटियों को या किसी और को दे दिया जाता है। मैं आपको हैरानी होगी कि सरकार का काम है देखना। कई डिपार्टमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके पास एक भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, एक भी। तो उनकी जो ग्रांट आती है, उनका जो पैसा आता है, वो कहाँ खर्च होता है? वो ग्रांट्स में या किसी दूसरी जगह पे जाता है। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि वही जो पैसा जिसके कोई ऑडिट नहीं होता जी, उसी पैसे का मन मर्जी मुताबिक प्रयोग होता है, मन मर्जी मुताबिक बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, मन मर्जी मुताबिक बैंक में से वो खर्च किया जाता है, और इसी कारण वो जो पैसा है साइफनिंग होती है उसकी, कहीं का कहीं चला जाता है पैसा, खर्च कहीं का कहीं हो जाता है। तो इस चीज के ऊपर सरकार चाहती है, अभी जैसे ये हुआ तो सरकार ने डायरेक्शन दी कि सारे फंड्स के बारे में चेक करो जी, लेकिन चेक कौन करेगा जी? वही लोग जो उस फंड्स के जिम्मेवार हैं वही चेकिंग करेंगे, जो मिसयूज के जिम्मेदार हैं। होना ये चाहिए। मैं इसमें 2 चीजें सुझाव देना चाहता हूँ। होना ये चाहिए कि सीएजी की पार्टी को बुलाया जाए जी, जैसे पीछे एक ऑडिट हुआ था, सीएजी की पार्टी स्पेशली आके चंडीगढ़ में 3-4 दिन लगातार आके ऑडिट करके गई थी किसी डिपार्टमेंट का। इसी तरह से सीएजी को रिक्वेस्ट की जाए,
और वो आके इन सब फंड्स का जो बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, बिना किसी काम के पड़े हैं, बिना किसी ज़रूरत के पड़े हुए हैं, जी। बैंकों में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है विभिन्न बैंकों में, उनका सिर्फ इंटरेस्ट और टीडीएस आता है, ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स का सीएजी से ऑडिट करवाया जाए। दूसरा जो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसको मजबूत किया जाए और उसकी द्वारा जितने भी लोकल डिपार्टमेंट हैं, लोकल फंड्स हैं, मैं आपको छोटी सी और बात बताता हूँ, कॉलेजेस हैं उनके पास विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। उन फंड्स का क्या प्रयोग होता है ये देखने वाली बात है जी। उन फंड्स में से किस किस को पेमेंटें की हुई हैं या कितने एम्प्लॉयज उसमें से लगाए गए हैं, ये सारी देखने की बात है। मेरा यहाँ ये आपसे बात करने का पर्पज़ यही है कि ये सारी चीज़ें सरकार के सामने रखी जाएं ताकि वो उस चीज़ का देखें कि क्या हो रहा है। और जो फाइनेंस है, चंडीगढ़ इतना सुंदर शहर है, इतना साफ है, तो उनका अकाउंट्स भी साफ होना चाहिए। लेकिन गर्ग साहब, आपको नहीं लगता कि अगर हम ऑडिट वाले खेल में फंस जाएंगे, ऑडिट का काम है कि ऑब्जेक्शन लगाना चीजों के ऊपर, और ठीक है एक देखरेख रहती है फंड्स के ऊपर, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी देखा गया कि लगातार ऑडिट जो ऑब्जेक्शंस लगाता है, बहुत बेवजह तरह के ऑडिट्स लगा देते हैं और उसकी वजह से जो है लगातार डिपार्टमेंट भी परेशान रहते हैं। तो ये कहीं परेशानी का कारण तो नहीं बन जाएगा? नहीं, ये एक परेशानी का कारण नहीं बनेगा। फिर इस तरह से तो आप किसी भी चीज को आप नेगेट कर सकते हो। पुलिस डिपार्टमेंट जैसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखती है, अब आप कहे कि ये तो काम ठीक से नहीं कर रहे तो इनको क्या फायदा इनसे को लगाने का। नहीं, उनकी एक ड्यूटी है उनकी लॉ एंड ऑर्डर संभालने की। अगर कुछ लोग नहीं काम करते तो उसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम नहीं होता। सीएजी ठीक है अपना काम करता है। ये जो कहना कि ये अलग अनाप तरह के ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा देता है, इस तरह की बातें कर देता है, वो कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे। क्योंकि जिसका जो काम है वो काम अपना सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है ना कर रहा है, उसके लिए हमारे पास अलग एजेंसियां हैं। ठीक है ना। सीएजी अगर काम नहीं करेगा तो सीएजी का भी अपनी एजेंसी है, वो देखती है उसको कि ये ठीक काम हो रहा है। हमारे सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, वहां पे सवाल होते हैं इस चीज के, पूछा जाता है इस चीज का। तो इसलिए उस डर के बारे हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो काम ना करे। लेकिन यह है कि यहाँ पे मैं चाहूंगा कि पिछले 5 या 10 साल का पूरा उन सारी सोसाइटीज का, उन सारे फंड्स का, समितिज का, सब का उनका पूरा ऑडिट हो जी। उस ऑडिट के रिजल्ट आए और उन रिजल्ट के ऊपर सीरियसली सारा काम हो। गर्ग साहब, एक हम जानकारी आपसे ले कि जो विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के कर्मचारी हैं या डेपुटेशन पर आए हुए कर्मचारी हैं या कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए कर्मचारी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी तो बनती नहीं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई भी बहुत बड़ी नहीं हो सकती, नौकरी का डर नहीं है उनको कि हाँ नौकरी हमारी तो पक्की नौकरी तो है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी तादाद में आउटसोर्स के कर्मचारी लगा रखे हैं या कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी लगा रखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से प्रशासन भी भाग रहा है और वो घोटाले को अंजाम देने में बड़ी सहूलत रहती है ऐसे मुलाजिम? इसी संदर्भ में मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वित्त विभाग है पूरा जी। वित्त विभाग के जो कर्मचारी हैं, इसके जो होते हैं ये जैसे अकाउंट्स अफसर हैं, ACFA हैं, DCFA हैं, ये उनके डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। इनमें से हर एक आदमी एक एक अफसर सारे डिपार्टमेंटों में लगाया हुआ है। ये उनकी जिम्मेवारी है कि अकाउंट्स को ठीक से मेंटेन करना जी। अब यहाँ पे कई बात हो, जो आपने बात कही आउटसोर्स वाली, वो भी मैं बताता हूँ। ये जो कर्मचारी हैं जी, इन कर्मचारियों को सेंसिटिव पोस्ट मान के उनका रोटेशन होना चाहिए। दूसरी बात है कि जहां कहीं भी किसी किस्म की इरेगुलरिटी होती है वहां पे जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। जब तक जिम्मेवारी फिक्स होगी तो हमारा जो वित्त विभाग है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है, वो फिर नेचुरली इस चीज को संभालेगा। पता चला गया। बाकी आगे जो बात हुई है कि हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में एक ये बीमारी है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी बीमारी है और डिपार्टमेंटों में भी बहुत सारी है कि जितने कर्मचारी हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने आउटसोर्स पे लगा रखे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी की जो सरकारी जिम्मेवारी है वो बहुत कम होती है जी।
क्योंकि दूसरी बात, उसका कोई स्टेक नहीं होता, उसको कोई पीएफ ग्रेच्युटी, अपने भविष्य की चिंता नहीं होती, प्रमोशन की चिंता नहीं होती उसको। तो इस तरह के कर्मचारी भी सुनने में आया है कि वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, और उनकी वजह से जी भी इस तरह के घोटाले कई बार देखने में मिला है। तो यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उनका जो कंट्रोल है, वो कहीं सवालों के घेरे में आता है। लेकिन गर्ग साहब, आपको एक चीज नहीं लगती कि इसके पीछे अकेले कर्मचारी, या कहें कि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अधिकारी भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं? क्योंकि पीछे नगर निगम का घोटाला आया सेलवेल कंपनी का, उसमें जो है शर्तें बदली गई टेंडर की, और जो टेंडर, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टेंडर देख लो, विकास कार्य के जो टेंडर लगते हैं वो इतने ज्यादा एनहांस करके टेंडर लगाए जाते हैं। क्या अधिकारियों की इसके ऊपर नजर नहीं होती? क्या ऑडिट वालों की इसके ऊपर नजर नहीं होती? कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि शेल्टर जो है एक अधिकारियों की तरफ से, या जो काउंसलर्स है नगर निगम के अंदर, क्योंकि नगर निगम लगातार जो है एक फोकस में रहता है घोटालों की वजह से, और अभी पीछे पार्किंग वाला ठेकेदार पैसे लेके दौड़ गया, सेलवेल कंपनी का एडवर्टाइजमेंट घोटाला हुआ, उसका मिसाल आपके सामने है, तीसरा जो है ये अभी जो फर्जी एफडी वाला घोटाला सामने आ गया। तो कितने सारे घोटाले हैं लगातार लोगों के सामने आते रहते हैं, और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है, आज ही इसकी एक रिपोर्ट आई है कि चंडीगढ़ 100% लिटरेट शहर है, लेकिन लोगों के अंदर जरा सी भी इस भ्रष्टाचार के प्रति कहीं भी कोई संवेदना या कहीं कोई वो दिखाई नहीं देती। आप क्या मानते हैं? मैं एक बात आपको कहूँ कि भ्रष्टाचार जो है जी वो कहीं ना कहीं ओवलूमेंट से उस तनख्वाह मिलती है ना, उसका पार्ट बन के रह गया है। जी आज भ्रष्टाचार से किसी के कान खड़े नहीं होते हैं। जी आज भ्रष्टाचार से किसी के ऊपर एक्शन लेने की बात नहीं होती है। सबसे बड़ा मैटर कंसर्न ये है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद चंडीगढ़ में जरूर से ज्यादा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद, और ये जो आपने सारी बातें कही है ये सच बात है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। जी उसका कारण ये है कि जो करप्शन को हम मान चले हैं, पब्लिक उस चीज को मान के चली हुई है। फिर ये जो इस तरह के जो पैसे हैं, उस पैसे को एंजॉय करना, एंजॉय करने की जो आदत है, एंजॉय करने का जो एक आसान सा तरीका है, वो होने के कारण जितना भी ये सारा सिस्टम है वो अपने आप में आनंददायक हो गया। तो कैसे होगा, कौन इस चीज को रोकेगा? देखिए हमारे यहाँ पे एक ये देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जी वो अनाउंसमेंट्स कई बार नियमों को दरकिनार करके भी होती हैं। लेकिन आपको पता है कि जो फाइनेंस है, अगर फाइनेंस संभालने वाला सही ना हो तो वो उजड़ जाता है। जी आम घरों में भी अगर पति अपनी पैसा कमा के अपनी पत्नी को देता है और वो पत्नी घर चलाने में पूरी दक्ष है, पूरा अच्छी तरह से संभालती है, तो थोड़े से पैसे में भी घर को स्वर्ग बना लेगी। जी लेकिन अगर वो दक्ष नहीं है तो कितना भी पैसा कोई कमा के ले आए, यानी कि भ्रष्टाचार करके या किसी तरह से करके ढेरों पैसे भी घर में लगा लेगा, फिर भी वो बुरा हाल हो जाएगा। तो हमारा काम यहाँ पे ये गड़बड़ हुई पड़ी है कि हम जो अपने फाइनेंस की, जो अपने पैसा है, उस पैसे को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे, जी उस तरीके से सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे। अब मैं छोटी सी उदाहरण देता हूँ। उदाहरण का, आपने एमसी की बात करी है, एमसी ने कुछ दिन पहले सड़क बनाने के टेंडर निकाले, 46 करोड़ रुपए के करीब के टेंडर है। जी 3 टेंडर 8 करोड़ से लेकर 13 करोड़ तक के, जी और पहले जो टेंडर होते थे 2 करोड़ का, 3 करोड़ का होता था। अब ये इतने बड़े टेंडर निकाले हैं तो नेचुरली इसमें क्या है कि बड़े प्लेयर आएंगे, और बड़े जो प्लेयर आते हैं, हमने देखा पहले कि पार्किंग के केस में बड़े प्लेयर आए तो क्या हुआ, वो बड़ा खेल कर चले गए। तो यहाँ पे भी इनको नजर नहीं आ रहा, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े टेंडर निकाले हैं, तो नहीं समझ पा रहे हो। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इस वक्त यहाँ पे ऐसी एजेंसी की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है
जो इस सारी चीज़ों के ऊपर नकेल काट रहे हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ एक दो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर की एडवाइजरी काउंसिल है, जी। उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक प्रपोस्ट होना चाहिए, जो फाइनेंस की चीज़ों को देख रेख करे। देख रेख करे। जितने भी सेंसिटिव पोस्ट हैं उनके ऊपर बाकायदा हर समय में ट्रांसफर होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी फाइनेंशियल एलिगेशन आता है उस बंदे को वहाँ से तुरंत हटा के उसके लिए दूसरा होना चाहिए, और इंक्वायरी का परिणाम तो निकल जाता है लेकिन उस परिणाम के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बीमारी है चंडीगढ़ में, खासकर इंक्वायरी घोषित हो जाती है, इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन सालों साल उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसी कई इंक्वायरियां हाल ही की पड़ी हुई हैं जी। तो यहाँ पे जरूरत है एक ऐसे पारदर्शी पारदर्शी सिस्टम की जरूरत है जो काम करे। नहीं, मैं अभी आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सवाल ये है कि राजनीति सत्ताएं लगातार बदलती रहती हैं और अफसर जो है उस राजनीतिक संरक्षण के अंदर काम करते हैं और उन्हीं के प्रश्रय में, उन्हीं के शेल्टर में जो है ठेकेदार काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता शहर के अंदर, क्योंकि आप बड़ी देर से जो है इस तरह की आरटीआई लगाते रहे हैं और देख रहे हैं सारे शहर को, कि कोई ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी लगाई हो या वो कोई बड़ी पेनल्टी लगाई हो या ठेकेदार को जो है ब्लैकलिस्ट किया गया हो, वही ठेकेदार लौट के फिर वापस आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये गठजोड़ काम कर रहा है राजनीतिक लोगों का और अफसरों का और ठेकेदारों का, जो लगातार जो जनता के पैसे को लूट रहा है और अपने तरीके बदल देता है, मोडस ऑपरेंडी जो है बिल्कुल अलग तरीके की कर लेता है, जिससे जनता के सामने दोबारा नहीं आ पाता हूं। मैं इस बात से यही कहूंगा कि करप्शन की वजह से जी इन लोगों की लालच, जी सभी आप जो जो नाम दे रहे हो सभी उसमें शामिल है, इन लोगों का लालच इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप पेट भरने के लिए नए नए तरीके ईजाद करने लगे। और मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि 590 करोड़ की बात है, ये इसलिए नहीं है कि 108 करोड़ की बात है जी। इसलिए की बात है कि आज मैं आपसे एक डिमांड करता हूँ, 400-500 करोड़ रुपए की एफडी एमसी में होती थी, कभी इंक्वायरी हुई कि वो 500 करोड़ रुपए की एफडी गई कहाँ पे? अगर आजकल का हिसाब देखा जाए, जिस तरह से ये फ्रॉड हो रहे हैं, पैसा का इधर उधर हो रहा है, तो वो 500 करोड़ रुपए की एफडीआर जो है वो कुछ ही सालों के अंदर जीरो हुई है, उसके पीछे इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है? अगर वहीं पे ये इस बात को सख्ती से कंट्रोल किया जाता तो शायद ये आगे के फ्रॉड नहीं होते थे जी। तो जरूरत क्या है कि जहां जहां भी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस जो है वो एक जरूरी शब्द है इसके लिए जी। आप सिर्फ अनाउंसमेंट करेंगे, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़े बड़ी चीजें अनाउंस करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजें वो करेंगे, लेकिन आपको छोटी सी मैं और बात बता देता हूँ, फेज 3 इंडस्ट्रियल एरिया सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो पहले के इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसका क्या उनका विकास हो गया? जो पहला फेज नंबर 1 है या फेज नंबर 2 है, क्या उसका विकास पूरा हो गया? चलो उसको भी छोड़ो। आईटी पार्क जो आज से 25 साल पहले बना था, ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि लोकल जो टैलेंट है, लोकल जो बच्चे हैं हमारे, उनको बाहर ना जाना पड़े, चंडीगढ़ के अंदर ही उनको रोजगार मिल जाए। तो क्या वो मिल पाया? सिर्फ 2 या 3 कंपनियों को जगह देने के बाद बाकी कंपनी कोई आई नहीं। आज भी वहां पे कितनी सारी लैंड, 125 एकड़ लैंड तो वो पार्श्वनाथ की है, जो पार्श्वनाथ का एपिसोड आपको पता ही होगा जी। वो 125 एकड़ लैंड वो पड़ी हुई है। तो क्यों नहीं वहां पे आप आईटी को डेवलप कर सकते? आप तीसरा फेज बना रहे जा रहे हो, आप एफआईआर बढ़ा रहे जा रहे हो, तो क्या वो एफआईआर आईटी पार्क में नहीं बढ़ाई जा सकती थी? तो आप नए के पीछे भाग रहे हो। तो नया जी। एक मुद्दा और आखिरी सवाल है आपसे कि जो यहाँ पे अफसरशाही है, आपको नहीं लगता कि चंडीगढ़ में अफसरशाही इतनी हावी है और पंजाब के, हरियाणा के और चंडीगढ़ के आईएएस, आईपीएस और दूसरे कोर्ट्स के जजेस वगैरह सभी यहाँ पे जो है मकान लेके रहते हैं सरकारी मकानों में,
और आपने देखा होगा कि प्रशासन की ओर से जो खर्चा किया जाता है उनके मकानों के रेनोवेशन के नाम पे, वो रेनोवेशन अगर हम देखें तो एक पूरा का पूरा मकान इतने में नया बन जाता है जितना रेनोवेशन के ऊपर खर्च होता है। तो आपको नहीं लगता ये भ्रष्टाचार की एक सीमाएं बिल्कुल पार कर गए हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं है इसके ऊपर? मैं उसके लिए ना आपको दो चीजें कहना चाहूंगा। ये जो रेनोवेशन का काम है वो मैंने केंद्र सरकार से पूछा था जी। तो केंद्र सरकार ने 5-6 महीने के बाद वो रिप्लाई दिया। लेटर इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जो वो काम करता है। दूसरी जो बात है, मतलब आपसे अंदाजा लगा सकते हो कि हो क्या रहा है। दूसरी बात है, केंद्र सरकार ने 3 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ में आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसरों की एक गिनती फिक्स की थी कि इतने आईएएस अफसर होंगे, इतने आईपीएस अफसर होंगे जी। आज उस गिनती से कहीं ज्यादा आईएएस ऑफिसर चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। मैंने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने 3 जनवरी 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो लागू क्यों नहीं की अभी तक जी। 9 महीने बाद मुझे जवाब आता है कि हम जितनी जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब 2 नोटिफिकेशन इशू की थी, उसका कोई मतलब नहीं। यानी कि सवाल यह है कि यहाँ पे निर्णय जो है लिए जाते हैं, निर्णय लागू नहीं होते। अभी हाल ही में बताया गया है कि यहाँ पे एक निर्णय चंडीगढ़ में हुआ, जब लोकसभा में जाके पूछा गया तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई बात नहीं आई। तो ये सारी चीजें के ट्रांसपेरेंसी, मतलब पल्ला झाड़ लिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो करने में और दिखाने में और कहने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि शहर का भले करने के लिए इसके अंदर पूरा तरह से एक वित्तीय जो सक्षमता है, वित्तीय समझदारी है, फाइनेंशियल प्रूडेंस जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे लागू की जाए, तभी जाके ये शहर बच सकेगा। वरना तो हम भी दूसरे शहरों की तरह केंद्र सरकार की बहुत सारी अच्छी स्कीमें आती हैं, आयुष्मान भारत है या दूसरी जो है टीबी के मरीजों के लिए जो है विभिन्न स्कीमें दी जाती हैं ताकि जो मरीज है या जो एक गरीब वर्ग है उस तक एक राहत पहुंच सके। लेकिन वो राहत कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से निकल जाता है। अब अगर शहर में टीबी के मरीजों की बात करें, टीबी के मरीजों को जो सब्सिडी 500 रुपए से 1000 रुपया बढ़ाया गया था, वो पैसा नहीं पहुंच रहा, पैसा पहुंचता ही नहीं उन तक। कहां जाता है ये पैसा? करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे मेरे ऊपर इस बात का कोई एलिगेशन भी लगाए, लेकिन मैं ये कहूंगा केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें आती हैं जी, लेकिन जहां यहाँ पे चंडीगढ़ में लागू नहीं होता। केंद्र सरकार चाहती है कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ पहुंचे जी, लेकिन यहाँ पे ये लागू नहीं करने देते। सिस्टम इस तरह का हो गया है कि वो लागू नहीं होते। जब लोग जाके केंद्र सरकार को उसकी शिकायत करते हैं कि ये लागू नहीं हो रही है, तो केंद्र सरकार जो है ना वो उसका कोई 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने, 10-10 महीने जवाब नहीं देती। लेकिन इसमें है कि केंद्र सरकार की गलती नहीं है, गलती हमारे यूटी प्रशासन की है। जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्सपर्ट आर के गर्ग, जो शहर में सेकंड इनिंग एसोसिएशन भी चलाते हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं, और बहुत से मामलों में इन्होंने जो है अनियमितताएं उजागर करी हैं अपनी आरटीआई जानकारियां हासिल करके विभिन्न महकमों की। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार जो है एक जड़ों तक अपनी पैठ बना चुका है। इसके अंदर ना केवल राजनीतिक लोग, इसके अंदर अफसरशाही, इसके अंदर जो ठेकेदार और इसके अंदर विभिन्न जो कर्मचारी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कर्मचारी कच्चे कर्मचारी के तौर पे, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी तो बनती नहीं है। अगर उनको मान लीजिए नौकरी से निकाल भी देते हैं तो वो नौकरी छोड़ के वापस अपने घर बैठ जाएंगे। तो कोई जिम्मेदारी भरी भावना उनके अंदर नहीं है। और विभिन्न तरह की सोसाइटियां जो महकमों में काम कर रही हैं, वो सोसाइटियों में जो फंड डाइवर्ट हो रहा है, उस फंड के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल प्रूडेंस और जो एडवाइजरी काउंसिल है, एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो है फाइनेंस के रिलेटेड जो लोग हैं उनको डाला जाए ताकि वो विभिन्न महकमों की फाइनेंशियल मसलों की मॉनिटरिंग कर सके। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए, अर्थ प्रकाश के स्टूडियो चंडीगढ़ से।